तो देखो, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कि अगर हमें एक आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसको बनाने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं साक्षी, क्या लगता है? साक्षी, यस सर। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? सर मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल तो है ही हमारे पास, लेकिन और कोई कंडीशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या ऐसी कोई कंडीशन इंपोज कर सकते हैं हम? देखो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन आयनिक बॉन्ड या फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वी नीड आयंस। हमें क्या चाहिए होते हैं? आयंस चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वी नीड आयंस। कौन कौन से आयन? एक कटायन और एक क्या चाहिए होगा? अनायन। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो मोर इजिली cation and anion are formed. More easily cation and anion are formed. More easily ionic bond will be formed. Ionic bond will be formed. ठीक है, सिंपल सा है कि हमें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कटायन और अनायन चाहिए। जितनी जल्दी कटायन अनायन बनेंगे उतनी ही आसानी से आयनिक बॉन्ड भी बन जाएगा। तो कटायन मिलता कहाँ से है? cation is obtained by cation is obtained from metal through loss of electron. अगर हमारा जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे तब जाके हमें कटायन मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं मोर इजिली a metal loses electron, a metal loses electron more easily cation will be formed. क्लियर या नहीं? जितनी जल्दी एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही जल्दी कटायन बनेगा एंड हेंस आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। अगर कटायन बनेगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा एंड हेंस आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए उसकी? साक्षी, कम। ओके, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आएगा, आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा क्योंकि कटायन जल्दी बन रहा है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब हमने कटायन बना लिया, अब हमें क्या चाहिए होगा? अनायन चाहिए होगा। तो अनायन कहाँ से मिलेगा? नॉन मेटल से। तो सेकंड कंडीशन हम अनायन की रखते हैं। anion is formed by non-metal
anion is formed by non-metal by gain of electron. By gain of इलेक्ट्रॉन. जब एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब जाके हमारे पास क्या बनता है, अनायन बनता है. एंड मोर इजिली अनायन इज फॉर्म्ड, मोर easily anion is formed more readily ionic bond will be formed. जितनी जल्दी अनायन बनेगा उतनी ही जल्दी आयनिक बॉन्ड भी बनेगा. ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हम कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था क्या, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन. अगर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो अनायन बनेगा. तो हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी हाई, तभी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा. क्लियर, कोई डाउट? नो सर. ठीक ठीक ठीक. सर ये हम अलग अलग के लिए बात कर रहे हैं ना, अनायन और कैटायन के लिए. हाँ बिल्कुल, कैटायन अलग अनायन अलग. नोट करो साक्षी से पहले, फिर आगे कंडीशंस करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सर ये सेम नहीं थी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जैसे पीरियड्स में इंक्रीज करती हैं तो ये भी इंक्रीज हाँ होती बिल्कुल थी. बिल्कुल, लेकिन साइज तो कम हो जाता है ना, तो साइज कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी ना, नहीं? सर ये डिफरेंस है दोनों में. नहीं बच्चे, सिंपली तो था कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हम कहते थे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस. यस सर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो एक तरह से इंक्रीज हो रही है. यस सर, दोनों सेम है. दोनों नहीं 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 नहीं, ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये नया टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अलग होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? यस सर. हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करनी है. फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड between two elements. सर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो साइंटिस्ट के अलग अलग पढ़ी थी ना. एक पॉलिंग स्केल किया था और एक अलग से किया था. यस सर. ठीक है, for formation of ionic bond between two elements, electronegativity difference, electronegativity difference, ये बताओगे कैसे होना चाहिए, हाई या लो? सर हाई. क्यों? तरुणवीर, तुम्हारे हिसाब से कैसा होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा होना चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाएंगे, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. अरे देखो, बेसिकली अगर हमें एक आयनिक कंपाउंड बनाना है तो एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल. मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, किसको, नॉन मेटल को. तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव.
और अगर ये गेन कर रहा है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, हाई। एक नेगेटिव है और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव। तो डिफरेंस कैसा होगा इनका, हाई। बेसिकली तुम थोड़ा सा नॉर्मली समझो कि अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बराबर है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम, मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी x है एंड इसकी भी अप्रोक्सीमेटली x है, तो ना तो ये डोनेट करेगा ना ये डोनेट करेगा, तो दोनों में से कोई डोनेट ही नहीं करेगा। जब दोनों में से कोई डोनेट ही नहीं करेगा तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, किसी ना किसी एक को तो डोनेट करना होगा ना। डोनेट करना है मतलब उसकी अट्रैक्टिंग पावर क्या होनी चाहिए, कम। अगर अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है फिर तो वो डोनेट ही नहीं करेगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कभी भी डोनेट नहीं करता है। किसी ना किसी एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी वो डोनेट करेगा, एंड दूसरे को इलेक्ट्रो नेगेटिव होना पड़ेगा। दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी नहीं चल सकते, दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव भी नहीं चल सकते। एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि वो डोनेट करे, एंड दूसरे को कैसा होना पड़ेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो दोनों का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होगा, हाई। आया समझ या नहीं? सर मैंने तो ऐसे किया था कि मेटल और नॉन मेटल केस होगा, तो उसमें मेटल की ऑलवेज हाई होती है। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कैसे हो सकती है, सच में? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर हाई होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल का हाई होता है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेसिकली अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो मैं ये कह सकता हूँ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकता हूँ। यस सर। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, हाई। हाई। क्लियर या नहीं? यस सर। तरणवीर, कोई डाउट? नो सर, क्लियर। लैटिस एंथैल्पी, ये अगला फैक्टर ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। पहले हमें ये समझना होगा कि ये चीज़ है क्या, तभी हम देखेंगे कि ये हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। बेसिकली लैटिस एंथैल्पी की ना दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कहती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when ions combine together to form 1 mole of ionic compound. डेफिनेशन क्या कहती है कि ये एनर्जी रिलीज है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयन, गैसियस आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि मान लो मुझे NaCl बनाना है, NaCl बनाने के लिए क्या होगा, एक Na प्लस चाहिए होगा और एक Cl माइनस चाहिए होगा। जब ये दोनों स्पीशीज गैसियस स्टेट में कंबाइन करेंगे तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं तो हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नहीं? नो सर। तो बेसिकली जब आयंस कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो आयनिक कंपाउंड बन रहा है एंड इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। उसी एनर्जी रिलीज को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी, एंड दिस विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन पॉजिटिव होती है
ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर एनर्जी रिलीज होती थी तो डेल्टा एच का सिंबल कैसा होता था? नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? सर इसमें हम रिलीज एनर्जी फाइंड कर रहे थे। नहीं, अभी तो मैंने बस ये बताया कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, कि इट इज द एनर्जी रिलीज जब दो आयंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। बस ये ध्यान रखना कि इसका 1 मोल ही रखना है। जैसे मान लो हमें MgCl2 बनाना है साक्षी। MgCl2 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। एक मैग्नीशियम चाहिए और 2 क्लोराइड आयंस चाहिए इन द रिस्पेक्टिव गैसियस स्टेट। और जो आयनिक कंपाउंड बनता है वो सॉलिड बनता है। तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज हुई होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोल रहे हैं लैटिस एंथैल्पी, और ये नेगेटिव होती है। क्लियर या नहीं? यस सर। अभी तो मैंने बस ये बताया कि लैटिस एंथैल्पी है क्या। ये इसकी डेफिनेशन नंबर 1 है। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, वो भी लिखवाता हूँ, पहले ये नोट करो। सर बस ये ध्यान रखना है कि जब तुम लैटिस एंथैल्पी लिखते हो तो तुम्हारा जो आयनिक कंपाउंड बनता है उसको 1 मोल होना रखना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम इसके हिसाब से बैलेंसिंग करोगे बाकी सब चीजों की। ठीक, इसकी डेफिनेशन नंबर 2 देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें चाहिए होगी। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 क्या कहती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड it is the amount of energy required when 1 mole of ionic compound is broken into respective gaseous ions, into respective gaseous ions। कहने का मतलब क्या है? अब ये कह रहा है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड ले लो। मैंने 1 मोल NaCl ले लिया सॉलिड स्टेट में और उसको तोड़ दिया। बेसिकली इसके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उसको खत्म कर दिया। इसके बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, मैंने उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक डाउन किया है बाय सप्लाइंग सम एनर्जी। अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़नी है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड मैंने एनर्जी दे के उसके अंदर से जो आयंस थे उनको अलग अलग कर दिया गैसियस से। अब इस प्रोसेस में मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देनी पड़ रही है तो प्लस का साइन आएगा। उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। क्लियर या नहीं? सर इन दोनों डेफिनेशन में जो यू आ रहा है वो इक्वल हो सकता है? वैल्यू सेम होगी, बस एक तरफ माइनस होगा फर्स्ट डेफिनेशन में, दूसरी तरफ प्लस होगा। वैल्यू सेम होगी। सर हर केस में वो सेम होगा? हाँ, हर एक केस में, क्योंकि रिएक्शन सेम है। हमने एक याद हो तो पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन किया था 5.1, आयनाइजेशन 5.1 थी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो गई थी? -5.1। याद है? यस सर। यस सर। क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्शन को रिवर्स किया था। वैल्यूज तो सेम रहेंगी, बस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ पे भी तो सेम ही है, हमने बस रिएक्शन को रिवर्स किया है। पहले NaCl प्रोडक्ट में था, अब NaCl रिएक्टेंट में है। Na+Cl- पहले रिएक्टेंट में थे, अब Na+Cl- प्रोडक्ट में। तो वैल्यू सेम रहेगी, बस पहले माइनस था तो अब क्या हो रहा है? प्लस। हमेशा। कोई डाउट? नो सर। इसी तरह से हम MgCl2 के लिए भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि जो आयनिक कंपाउंड है अपना वो 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल MgCl2 हम ले लेते हैं। इसके बीच की जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी मैं उसको ब्रेक डाउन कर देता हूं।
तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और मुझे क्या मिला, 1 मोल मैग्नीशियम एंड 2 मोल क्लोराइड। इस प्रोसेस में भी एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ के आयंस को अलग अलग कर रहा हूं, एंड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लैटिस एनर्जी। कोई भी डाउट? सर हमें क्वेश्चन में वो निकालने को ही बोल सकता है ये अभी लैटिस हाँ, एनर्जी। कंपैरिजन पूछेगा कि किस कंपाउंड की आयनाइजेशन ज्यादा है, वो भी करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि आयनाइजेशन लैटिस एंथैल्पी होती क्या है। 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों का मतलब सेम है, बस एक में हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक में बॉन्ड को बना रहे हैं। क्लियर? यस सर। अभी तो हमने ये देखना है कि आयनिक कंपाउंड के लिए लैटिस एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, हाई या लो, वो अभी देखते हैं। पहले इसे नोट करें। बिल्कुल देखो, अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन को यूज करें, फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बेसिकली हो क्या रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान से देखें कि Na+ और Cl- जुड़ रहे हैं एंड जुड़ के ये एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। जब ये जुड़ रहे हैं तो इसमें कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं जिसके कारण एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, मोर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन cation and anion, more will be the energy released. कोई डाउट? जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होने वाली है, यहाँ पे रिलीज होने वाली है, या कहें मोर इज द लैटिस एंथैल्पी। तो रणवीर, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो उसकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो उतनी ही ज्यादा होगी ना, क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर is the stability of ionic compound। तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, hence for formation of ionic compound, lattice energy या lattice enthalpy must be high। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करें इसे। यस। अब हमें ये देखना है कि ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो आयनिक कंपाउंड अच्छा बनेगा, लेकिन जो लैटिस एनर्जी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आयनिक कंपाउंड के लिए फैक्टर्स कौन कौन से सही रहेंगे। अब हम कह रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी डेल्टा यू। देखो, सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी या चार्ज कम होने से लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? सर लेस। चार्ज कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, यस सर। रणवीर? सर अगर मतलब दोनों पे चार्ज ज्यादा होएगा, हाँ, तो उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे इन दोनों के बीच में। बिल्कुल सही। देखो, मान लो हमारे पास 2 आयंस हैं, एक बार एक पे चार्ज है +1 -1, तो उसके बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आई। एक बार चार्ज आ गया +3 -3, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी।
अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना, मोर एनर्जी रिलीज। इसमें क्या है, ऊपर वाले में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। कोई डाउट? अब देखो, नो सर। हम ये कह सकते हैं कि मोर इज द चार्ज ऑन आयंस, more is the charge on ions, more will be the attractive forces, and hence more will be lattice enthalpy change. Good doubt? सर एक सेकंड दोबारा समझाना। बेसिकली बच्चे मान लो ये क्लियर है कि अगर चार्जेस ज्यादा हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं। यस सर। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब आयंस कंबाइन कर रहे हैं उसी को तो हम लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं ना। यस ठीक है, तो मोर इज द चार्ज ऑन आयंस, मोर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड हेंस मोर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। कोई भी डाउट, यस। कुछ ना समझ आया हो साक्षी? नहीं सर, आ गया। ठीक ठीक ठीक। तरणवीर? यस सर, क्लियर। तो एक बार है अपने पास NaCl, एक बार है MgO, तो बताओ किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? MgO। MgO। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, +2 -2, ऑक्सीजन के ऊपर एंड इधर +1 -1। क्लियर या नहीं? यस सर। एक बार है अपने पास NaCl, एक बार है MgCl2, अब किसकी ज्यादा होगी? सर NaCl की। NaCl की। साक्षी? सर MgCl2। बिल्कुल। क्लोरीन तो देखो ही मत ना, क्योंकि क्लोरीन तो अब कॉमन आ गया, उसका चार्ज सेम है, तो अब चार्ज किसका देखना पड़ेगा? कटायन का। इसका +1, इसका +2, तो चार्ज इसमें ज्यादा है ना तरणवीर? ठीक है सर। ठीक है। अब मान लो एक बार आ जाता अपने पास Na2O, एक बार CaO, अब बताओ CaO। CaO फिर से, क्योंकि यहाँ पे तो +1 -2 है एंड यहाँ पे +2 -2 है, तो ऑक्सीजन का तो कॉमन है, उसको नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे +1 है जो कम है, यहाँ पे +2 है जो ज्यादा है, तो CaO की लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर या नहीं? सर हमने एटम नहीं देखने की, एटम कितने हैं, सिर्फ चार्ज देखना है। सिर्फ चार्ज। ठीक है। तो मैं सेकंड वाले में ऐसे सोच रहा था कि जैसे Mg मतलब +2 है ऐसे तो और कभी उसके। आंसर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो फिर मतलब तुम मल्टीप्लाई करने वाले हो उसको नंबर ऑफ एटम से, नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? साक्षी क्लियर? तरणवीर क्लियर? यस सर। अगर चार्जेस यस। सेम हो तब कैसे करेंगे? मान लो एक बार है अपने पास NaCl, या एक बार है KCl और एक बार NaCl, अब कैसे करें? चार्जेस तो सेम आ गए, फिर क्या करें? सर जो सेम है वो तो रहने देते हैं, सेम ही है जैसे ना, दोनों Na ही और सेम। K अलग अलग है। तो उसमें कैसे सर करोगे? सब उसमें देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस किसकी ज्यादा होती है, Na और K की। किसकी ज्यादा होती है? देखो देखो सर Na की ज्यादा होती है। देखो, सोडियम का साइज क्या है? छोटा।
और उधर से पोटेशियम का साइज है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है, +1 यूनिट ऑफ चार्ज। इस पे भी कितना चार्ज है? +1। तो इस पे जो +1 यूनिट ऑफ चार्ज है दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड चार्ज, मोर कंसंट्रेटेड चार्ज। कहने का मतलब क्या है? चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, चार्ज बहुत पास पास होगा क्योंकि साइज छोटा सा है। क्लियर या नहीं? इस पे जो चार्ज है वैल्यू तो सेम है लेकिन जगह बहुत बड़ी है, तो बहुत दूर चार्जेस क्या होंगे? लेस कंसंट्रेटेड। समझ आया या नहीं? सर तो इसमें किसका ज्यादा होगा, के का? नहीं नहीं, Na का ही होगा। अब ये बताओ कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा सकता है या ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा सकता है? सोडियम ज्यादा सर अट्रैक्टिव Na। फोर्सेस लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज क्या है? कंसंट्रेटेड है। छोटे से एरिया में बहुत चार्ज है, छोटे से एरिया में अगर बहुत चार्ज है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा सकता है, जबकि इसका चार्ज डिफ्यूज है, अलग अलग पड़ चुके हैं, बहुत दूर दूर है। कहते हैं ना एकता में बल है, ये एकजुट है, पास पास है। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या है? थोड़े से दूर दूर हो चुके हैं। इसमें वो पावर नहीं है जितनी पावर इसमें है। क्लियर या नहीं? यस सर। तो अगर कभी भी चार्ज सेम आ जाए, इफ चार्जेस आर सेम, if charges are same, smaller the size of ions, smaller the size of ions, more will be the charge density, more will be charge density, and hence more will be attractive forces, more will be attractive forces and lattice enthalpy. Clear? ये नहीं? यस सर। छोटी चीजों की अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होती है तो उनकी लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो NaCl की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी ओवर KCl। कोई भी डाउट? क्लियर सर। करो।